गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप लोगों ने अभी तक का अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पार्ट 2, जिसका नाम है दादी माँ, ये एक कहानी है, उसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस पाठ का सार समझाती हूँ कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। लेखक इसके शिव प्रसाद सिंह हैं और इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ने ही अपनी दादी माँ के बारे में ये लिखा है। ठीक है, तो चलिए इस पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ लेखक की दादी माँ के विषय में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें लेखक को जब अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उनके सामने जो है अचानक से उनकी आंखों के सामने उनकी दादी माँ की यादें सजीव होती हैं। सजीव का मतलब वो पास्ट में चले जाते हैं, जो उनके बचपन के समय में उनकी दादी माँ उनके लिए करती रहती हैं, जो जैसा वो उनके साथ रहते हुए जो चीज़ें उन्होंने जी थीं, जो उनके साथ उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ अपना बचपन जो गुजारा था, वो उनकी आंखों के सामने आ जाता है। एकदम उनको सजीव जीता जागता वो दृश्य दिखने लगता है। वे याद करते हैं कि किस तरह उनके दूषित जल मतलब उनके गांव में जो गंदा पानी बहकर आता था बरसात के दिनों में, तो उसमें लेखक को कूदना बहुत पसंद था। तो कैसे जब लेखक उस दूषित जल में स्नान करके बीमार हो जाते थे तो उनकी दादी माँ किस तरह उनकी सेवा करती थी, इस चीज़ को याद करने लगते हैं। उन्हें गंवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। मतलब जो गांव में किसको याद थे? दादी माँ को। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे, यानी उन्हें घरेलू इलाज आता था तथा वे गांव के किसी के भी बीमार हो जाने पर अपने परिवार के सदस्य की भांति ही उसकी देखभाल करती थी। लेखक यह भी कहते थे कि उनकी दादी माँ की छत्र छाया जो थी वो केवल लेखक और उसके परिवार पर ही नहीं थी, बल्कि पूरे गांव पर थी। वो पूरे गांव का ही ख्याल रखती थी। तो बीमार हो जाने पर वह अपने परिवार के सदस्य की भांति उनकी देखभाल करती थी। उसके भोजन, दवाई, साफ सफाई आदि का भी ध्यान रखती थी। लेखक बताते हैं कि आज जब वे बीमार होते हैं, मतलब बचपन के बाद अब जब वो बड़े हो गए हैं, तो आज जब वो बीमार होते हैं तो डॉक्टर, महाराज, नौकर आदि की सेवाएं मिलने के बाद वे ठीक तो हो जाते हैं, पर अपनी दादी माँ की उन्हें बहुत याद आती है। क्यों याद आती है? क्यों याद आती होगी बच्चों? कि लेखक की दादी माँ उनका किस तरीके से बीमारी के दौरान ध्यान रखती थी और दादी माँ के ध्यान रखने के कारण ही लेखक को बीमार होने में भी मज़ा आता था। लेकिन आज जब वो बड़े हो गए और उनकी दादी माँ नहीं रही हैं, तो जो डॉक्टर और महाराज या नौकर जो हुआ करते थे वो किस तरह उनकी देखभाल करते थे, इसके कारण अब उनको बीमार होने में भी कोई रुचि नहीं थी। आगे कहते हैं लेखक, उनकी भाई के शादी के समय उनकी दादी माँ का उत्साह बहुत अधिक था। उत्साह का मतलब होता है जोश। तथा वे कोई भी काम अपनी उपस्थिति मीन्स अपने सामने होना ही पसंद करती थी। मतलब कोई भी काम हो वो चाहती थी कि उनके सामने ही हो। रामी की चाची का कर्जा माफ़ करने वाला वृतांत उनकी उदारता व गरीबों के प्रति दया को दर्शाता है। लेखक कहते हैं कि जो दादी माँ थी उन्होंने किसी को रामी की चाची, ये उसमें एक पात्र हैं जिसकी चाची को उन्होंने कर्जा दिया था और वो फिर से पुराना कर्जा चुकाए बिना फिर से नया कर्जा लेने आ जाती है, तो भी दादी माँ उसको गुस्सा तो करती हैं, लेकिन फिर उसको जो है उसका कर्ज माफ़ करके उसको दूसरा कर्जा भी दे देती हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि दादी माँ उदारता व गरीबों के प्रति दया भाव रखती थी। यहाँ लेखक ने बताया है कि भले ही वे मुख की कटु या कड़वी थी, चूँकि मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि रामी की चाची जब उससे दोबारा कर्ज मांगने आई थी तो दादी खूब उस पर चिल्ला रही थी। तो हो सकता है कि चाची को बुरा भी लगा हो, लेकिन लेखक का यही कहना है कि वो मुख से कड़वी, यानी भले ही वो ऊपर से दिखावे के तौर पे वो गुस्से में रहती थी, पर उनका हृदय बहुत विशाल था। विशाल का मतलब होता है बड़ा,
यानी वो नारियल की तरह थी, बाहर से कड़क और अंदर से नर्म। अगले प्रसंग में दादी माँ का लेखक के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार महिलाओं के कार्यक्रम को चोरी से देखने के बाद जब लेखक पकड़े जाते हैं तो दादी माँ उन्हें डांट से बचा लेती हैं। बच्चों, कौन से, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शादी के समय जब किसी घर में शादियां होती हैं तो गांव क्षेत्र में क्या करते हैं लोग, बारात को विदा करने के बाद जो है घर की महिलाएं एक छोटी सी नाटक का अभिनय करती हैं और उसमें केवल महिलाएं होती हैं। तो लेखक चुपके चुपके उसको देखते हैं तो दादी माँ उसको डांट से बचा लेती हैं। उनकी छाया में खड़े होकर सदा लेखक को अभयदान मिल जाता था। अभयदान का मतलब होता है माफ़ी या फिर क्षमा। ठीक है, आगे तीसरे प्रसंग में दादी माँ के जीवन में दादाजी की मृत्यु के बाद आए एकांकीपन यानी अकेलापन जो है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। इस प्रसंग में लेखक ने बताया कि दादाजी की मृत्यु हो जाने पर दादी माँ अपना दुख सदैव सबसे छुपा लेती थीं और किसी को भी दुखी न होने देती, मतलब खुद दुखी रहती थी लेकिन वो किसी को दर्शाती नहीं थी। वो दूसरों के सामने हमेशा खुशी रहती थी और इस प्रसंग में उनकी सहनशीलता का उत्तम वर्णन किया गया है। अंतिम प्रसंग में लेखक अपनी दादी माँ का प्रेम प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार दादी परिवार पर कर्ज चढ़ जाने पर लेखक के पिताजी को दादाजी का दिया हुआ कंगन दे देती हैं। बच्चों, जब दादाजी की मृत्यु होती है तो लेखक के पिताजी जो हैं वो उधार लेकर दादाजी का क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं बहुत बड़े स्तर पर। तो दादी जबकि उसको मना करती हैं कि ऐसा खर्चा मत करो, लेकिन लेखक के पिता नहीं मानते हैं और उन पर कर्जा हो जाता है। तो दादी उस कर्जे को चुकाने के लिए दादाजी द्वारा दिए गए सोने के कंगन को वो अपने बेटे यानी लेखक के पिता को दे देती हैं ताकि वो अपना उधार चुका सके और परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट टल जाए। उसके बाद लेखक अपनी दादी की तुलना देवी से करते हैं जिनमें सेवा, संरक्षण, परोपकारिता, सरलता अत्यधिक है। इन्हीं कारण से वह मुंह से कड़वी होने के बाद भी सदा दूसरों के मन जीतने में सफल रहीं। आई होप बच्चों आप लोगों को इस पाठ की समरी समझ में आ गई होगी। अब आप इस पाठ को रीड करिए।